वेलकम जुडिशरी एस्पिरेंट इन सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। आज आप लोगों के लिए एविडेंस एक्ट का एक महत्वपूर्ण चैप्टर बर्डन ऑफ प्रूफ को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, जो आपके जुडिशरी के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो, मेंस का एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, तीनों में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ का जो तात्पर्य है कि किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को साबित करने का भार किसके ऊपर होगा, अभियोजन पक्ष पे होगा कि प्रतिवादी पर होगा। तो इसी का नियम दिया गया है चैप्टर 7 में और भाग 4 में। जो बीएसए का अगर हम देखें तो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, अब वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 104 से 120 तक में दिया गया है और यह अध्याय 7 है और भाग 4, यानी भाग 4 में अध्याय 7 बीएसए 2023 की धारा 104 से लेकर 120 तक में वह नियम दिया गया है कि किस पर सबूत का भार होगा। सबूत का भार का मतलब विवादक तथ्य अथवा सुसंगत तथ्य को के अस्तित्व को साबित करने का भार सबूत का भार है। अब यह सबूत के भार को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। जो धारा 104 से लेकर 120 तक में है, यह वास्तव में धारा 104 से 109 तक सबूत का भार, और ये उपधारणा जिस पक्षकार के पक्ष में उपधारणा की जाएगी, उपधारणा, तो यह 110 से 120 तक में है। वास्तव में यह भी सबूत का भार है। जिसके जिसके पक्ष में उपधारणा की जाएगी वह नहीं साबित करेगा, उसका विरोधी पक्षकार साबित करेगा। कोर्ट जिसके पक्ष में उपधारणा कर लेगा तो उसे उस तथ्य को साबित करना नहीं है, बल्कि उसके जो उसके विपरीत है, विरोधी पक्षकार है, जिसको वह खंडन करना है, तो उसे वह साबित करना होगा। लेकिन वास्तव में जो सबूत का भार है, जिसे विवादक तथ्य अथवा सुसंगत तथ्य को साबित करना है, वह 104 से लेकर 109 तक में दिया गया है। अब 104 से 109 तक अगर हम देखें तो यह बता रहा है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जो न्यायालय से किसी अधिकार और दायित्व की मांग कर रहा है, उस पर होगा। यानी जो सकारात्मक पहलू को लेकर चल रहा है, सकारात्मक पहलू की बात करता है। साधारणतः अगर हम देखें कि जो सकारात्मक पहलू, पॉजिटिव, कहता है कि न्यायालय इस तथ्य पर विश्वास करे, न्यायालय उसके उसके लिए उस अधिकार और दायित्व जो उसके अधिकार हैं या उसके दायित्व का निर्धारण करे, तो ये क्या होगा, उस पर सबूत का भार होगा। और यह धारा 104 में दिया गया है, 104 में दिया गया है। अगला कह रहा है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जो, अगर दोनों तरफ से वाद प्रस्तुत नहीं किया गया, दोनों तरफ से साक्ष्य नहीं दिया गया, तो वह असफल हो जाएगा। यदि दोनों पक्षकारों के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, तो वह क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। तो सबूत का भार उस पर होगा। और यह धारा दिया गया है 105 में। अगला कह रहा है कि विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार, यह है 106 में दिया गया। अगला कह रहा है कि जो व्यक्ति किसी तथ्य को साबित करना है, उससे पहले किसी तथ्य को साबित करना, अगर किसी तथ्य को कोर्ट में स्थापित करना है और उस तथ्य को स्थापित करने से पहले
किसी अन्य तथ्य को पहले साबित करना होगा तो उसे ही सबूत का भार होगा। यानी अगर हम कहें तो यह कह रहा है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसे किसी तथ्य को साबित करना है, यानी विशिष्ट तथ्य को साबित करना है, उस पर सबूत का भार होगा। अब ये किसी तथ्य को ग्राह्य बनाने वाले, किसी यानी साक्ष्य को ग्राह्य बनाने वाले, साक्ष्य को ग्राह्य बनाने वाले तथ्य यह जो है धारा 107 में दिया गया है। और अगला कह रहा है कि यह कि मेरा जो कार्य है वह अपवादों के अंतर्गत आ रहा है, उसे उस तथ्य को साबित करने का भार जिसे अपवादों के अंतर्गत आ रहा है, साबित करने का भार उस पर होगा जो यह कहता है कि उसका कार्य अपवादों के अंतर्गत आ रहा है। तो यह यानी धारा 108, यानी यह अगर सामान्यतः अभियुक्त के ऊपर होगा कि अगर वह कह रहा है कि उसका कार्य अपवादों के अंतर्गत आ रहा है तो उस पर सबूत का भार होगा। अगला ये कह रहा है कि विशेष ज्ञात तथ्य जो व्यक्तिगत ज्ञात है, विशेषता ज्ञात तथ्य के बारे में सबूत का भार, विशेषता ज्ञात तथ्य के बारे में सबूत का भार, यह धारा 109 में दिया गया है। तो जो वास्तव में सबूत के भार हैं वह इन्हीं धाराओं में दिए गए हैं, धारा 104 से लेकर 110 तक में। अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये धारा क्या कहती है। यानी जो सकारात्मक पहलू को लेकर चल रहा है यह वास्तव में हमेशा अभियोजन पक्ष पे रहता है। अभियोजन पक्ष ही सकारात्मक पहलू को लेकर चलता है कि अभियुक्त ने यह कार्य किया है या प्रतिवादी ने यह कार्य किया है, और यह सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय हमारे द्वारा कहे गए तथ्यों पर क्या करे, विश्वास करे और हमारे अधिकार की बात करे। तो ये क्या होगा, इसको हम कहते हैं ओनस प्रोवेंडी। ओनस यह जो है अभियोजन पक्ष पर होता है, अभियोजन पक्ष पर यह सदैव बना रहता है सबूत का भार हमेशा, या वादी पर, अगर अभियोजन पक्ष मतलब दांडिक मामले में दांडिक मामला, और अगर सिविल मामला है तो वादी पर सबूत का भार हमेशा बना रहता है, क्योंकि ये सकारात्मक पहलू को लेकर चल रहे हैं और कि प्रतिवादी ने यह कार्य किया है या अभियुक्त ने यह कार्य किया है। तो उस व्यक्ति पर जो अभियोजन पक्ष है, जो वादी है, उसे उस तथ्य को साबित करना होगा कि न्यायालय उस पर निर्णय दे जो वह कह रहा है। न्यायालय वह व्यक्ति जिस तथ्य को लेकर वाद लाया है या अभियोजन लाया है उस तथ्य पर न्यायालय विश्वास करके अभियुक्त को दंडित करे या प्रतिवादी को जो है उसके लिए क्षतिपूर्ति या प्रतिकर दिलाए का आदेश दे, तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति पर सबूत का भार होता है। यह हमेशा फिक्स रहता है, यह हमेशा चाहे दांडिक मामला हो या सिविल मामला हो तो उस पर क्या होगा, अभियोजन पक्ष पे ही रहता है। अब ये कह रहा है कि यदि अगला कह रहा है सबूत का भार कि यदि दोनों पक्ष के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तो वह असफल हो जाएगा, उस पर सबूत का भार रहेगा। यह सदैव बदलता रहता है, इसको हम कहते हैं ओनस प्रोवेंडम। ओनस प्रोवेंडम कि यह हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है, यह हमेशा बदलता रहता है, यह हमेशा बदलता रहता है धारा 105 के तहत। लेकिन धारा 104 में वो क्या होता है, सदैव अभियोजन पक्ष पे रहेगा या वादी पर रहेगा। यह कह रहा है कि ओनस प्रोवेंडम कि यह उस व्यक्ति पर होगा कि अगर दोनों तरफ से साक्ष्य ना आए तो वह व्यक्ति असफल हो जाएगा। जैसे अगर प्रश्न यह है कि क्या कोई संविदा की गई, ए बी के ऊपर बात दाखिल करता है कि बी ने संविदा भंग किया, तो अब ए को साबित करना होगा कि बी संविदा भंग किया। यदि बी कहता है कि यह संविदा तो हुई है लेकिन संविदा कपटवश हुई थी, धोखे में डाल के हुई थी, असमय कसर में हुआ था, तो अब अगर दोनों तरफ से साक्ष्य न प्रस्तुत किया गया तो फिर क्या होगा, बी असफल हो जाएगा जो यह कह रहा है कि संविदा असमय कसर में की गई थी, धोखे में डाल के की गई थी। तो उस दशा में उसे साबित करने का भार बी पर होगा और यह शिफ्ट होता रहता है, पूरे कार्रवाई में शिफ्ट होगा। जैसे अगर ए कह रहा है
कि यह जो प्रॉपर्टी बी के कब्जे में है, एक एक्स प्रॉपर्टी बी के कब्जे में है, बी के पोजीशन में है। यह कह रहा है कि बी के फादर ने मुझे विल किया था। बी का फादर अगर सी है तो सी ने मुझे क्या किया था? विल किया था। अब यह इस विल को साबित करने का भार किसके ऊपर होगा? तो कहा कि अगर दोनों के तरफ से साक्ष्य न लाया जाए, साक्ष्य न दिया जाए, तो वह व्यक्ति असफल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यह प्रॉपर्टी बी के कब्जे में है। अगर ए कह रहा है कि इसके फादर ने हमें विल किया था, वसीयत किया था, तो इसको साबित करने का भार कि यह वसीयत किया गया था ए पर होगा, क्योंकि कब्जा बी के पास है और कब्जा विधि का 9 अंक है। जिसके पास कब्जा होगा वही स्वामित्व हो रखेगा। तो ये सबूत का भार ए पर रहेगा। और अगर यह कह रहा है कि विल तो किया गया था, लेकिन विल धोखे में डाल के किया गया था, सही तरीके से विल नहीं था, तो उस दशा में यह शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर और फिर इसको साबित करना पड़ेगा कि यह विल सही नहीं है। तो ये हमेशा चेंज होता रहता है। इसे ओनस प्रोवेंडम कहा जाता है और यह ओनस प्रोवेंडी कहा है, जिसको यानी अब धारा 104 के तहत सबूत का भार हमेशा अभियोजन पक्ष पे होगा। ये फिक्स होगा क्योंकि यह सकारात्मक पहलू को लेकर चल रहा है और इसमें यह हमेशा चेंज होता रहता है। सबूत का भार, जो साबित करने का भार है, वह हमेशा चेंज होता रहता है। यह वादी और प्रतिवादी पर समय समय पर जो भी व्यक्ति अगर साक्ष्य दोनों तरफ से, इसका एकमात्र है कि दोनों तरफ से अगर साक्ष्य न दिया जाए तो वह व्यक्ति असफल हो जाएगा, तो उसी पर सबूत का भार रहता है। अगला कह रहा है धारा 106 कि विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार। अब विशिष्ट तथ्य यानी जो न्यायालय से चाह रहा है कि न्यायालय इस विशिष्ट तथ्य पर विश्वास करे, तो उस विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा। जैसे सपोज करो कि अगर ए ने यह ऋणदाता है और बी ऋणी है और बी ए का ऋण वापस नहीं कर रहा है और इसके लिए ए वाद लाता है बी के ऊपर कि हमारा ऋण वापस करो, और अगर ए चाह रहा है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि बी ने इस ऋण की स्वीकृति सी से की थी। कोई भी व्यक्ति अपने हित के विरुद्ध स्वीकृत नहीं कर सकता, एडमिशन नहीं कर सकता। अगर बी कह रहा है कि हमने ए का ऋण लिया है सी से, तो इस एडमिशन को साबित करने का भार किसके ऊपर होगा? ए के ऊपर होगा, क्योंकि यह न्यायालय से ए कह रहा है कि न्यायालय इसके एडमिशन पे विश्वास करे कि बी ने ऐसा एडमिशन किससे किया था? सी से किया था, कि हमने ऋण लिया है ए का। तो इस तथ्य को साबित करने का भार किसको है? ए को है, क्योंकि यही न्यायालय में उस एडमिशन के बारे में कह रहा है, विशेष तथ्य है। या अगर हम ये कहें कि अगर ए ने बी के विरुद्ध किसी हत्या के लिए वाद लाता है, उस पर आरोप लगाता है कि इसने बी ने हत्या किया है। अब बी कह रहा है कि मैं तो कहीं और था, हत्या के समय और स्थान की जो बात हो रही है, जो विवादक है, उस समय मैं तो कहीं और था, यानी प्ली एलिबाई का तर्क ले रहा है। तो प्ली एलिबाई एक विशिष्ट तथ्य है, तो उस दशा में उस प्ली एलिबाई को साबित करने का भार फिर किस पर होगा? बी पर होगा। यानी जो कोई विशिष्ट तथ्य की बात करता है कि विशिष्ट तथ्य पर न्यायालय विश्वास करे, तो उस विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार उसी के ऊपर होगा। जैसे हमने एडमिशन की बात किया, प्ली एलिबाई की बात की, एडमिशन है तो उस दशा में वादी को साबित करना पड़ेगा कि एडमिशन किया है। और अगर ए ने एडमिशन किया है कि मैंने ऋण नहीं दिया है, तो उस दशा में बी को साबित करना पड़ेगा। अगर बी कह रहा है कि न्यायालय से कि ए ने डी से यह कहा है कि मैंने ऋण नहीं दिया है, एडमिशन किया है, और अब एडमिशन हमेशा अपने हित के विरुद्ध होता है, तो हित के विरुद्ध होता है तो यह सुसंगत है, लेकिन इसे साबित करने का भार विरोधी पक्षकार पर होता है सदैव। तो यह भी विशिष्ट तथ्य क्या होगा? जो कोर्ट से चाह रहा है कि कोर्ट उस पर विश्वास करे, तो उसी पर वह साबित करने का भार होगा। अगला कह रहा है कि साक्ष्य को ग्राह्य बनाने वाले तथ्य, अगर कोई ऐसा तथ्य है जिस पर पक्षकार चाह रहा है कि न्यायालय उस पर विश्वास करे, लेकिन उस पर विश्वास करने से पहले उसके पूर्व के तथ्य को साबित करना होता है, तो उस दशा में उस पूर्व के तथ्य को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा। जैसे अगर हमें मृत्युकालिक कथन के आधार पर हम कोर्ट में
कोई वाद ला रहे हैं, तो उस मृत्यु पहले यह साबित करना होगा कि उसकी मृत्यु हुई है कि नहीं है, तभी तो मृत्युकालिक कथन की बात होगी। तो उस दशा में उसकी मृत्यु को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा जो मृत्युकालिक कथन का अभिवाक ले रहा है, मृत्युकालिक कथन की बात कर रहा है। तो पहले मृत्यु को साबित करना है। तो वही कह रहा है कि साक्ष्य को ग्राह्य बनाने वाले तथ्य, जो मृत्युकालिक कथन है, वह कब साक्ष्य में ग्राह्य होगी? जब यह साबित हो जाए कि उस कथन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और मृत्यु अपने मृत्यु के कारण के विषय में किया गया है या उन संव्यवहारों की परिस्थितियों के बारे में किया गया है जिससे कि मृत्यु प्रश्नगत है। तो पहले मृत्यु को साबित करेंगे, तब ना वह मृत्युकालिक कथन के रूप में साक्ष्य में ग्राह्य होगा। तो उस पहले वाले तथ्य को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा जो व्यक्ति मृत्युकालिक कथन को के रूप में साक्ष्य की बात करता है। और यह कह रहा है कि यह तथ्य साबित करने का भार कि उसका कार्य अपवादों के अंतर्गत आता है। यह एक सामान्य नियम कि अगर कोई कह रहा है कि मेरा कार्य, मैंने जो कार्य किया है वह आईपीसी के अध्याय 4 के अंतर्गत आया किया है, या हमने यह जो कार्य किया है वह किसी परंतु के अधिनियम में दिए गए किसी परंतु के प्रोविजो के अंतर्गत रहते हुए किया है, अपवादों के अंतर्गत रहते हुए किया है, तो उस अपवाद को या उस परंतु को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा। यह स्वभावतः अभियुक्त और प्रतिवादी पर, यह अभियुक्त पर होता है। यह हमेशा क्रिमिनल मामलों में लागू होता है। जैसे कि अगर कह रहा है कि ए ने बी के ऊपर यह वाद लाया कि इसने हत्या किया है। अब बी यह साबित करेगा कि अगर वह कह रहा है कि नहीं, मैंने हत्या नहीं किया है बल्कि हमने प्राइवेट डिफेंस में गोली चलाई, अब इस प्राइवेट डिफेंस को साबित करने का भार किसके ऊपर हो जाएगा? अभियुक्त के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि वह बचाव ले रहा है और बचाव के संबंध में उस बचाव को साबित करने वाले तथ्य को कि वह बचाव वाले तथ्य हैं, इसको साबित करने का भार अभियुक्त के ऊपर होगा। अभियुक्त को साबित करना होगा कि उसका कार्य अपवादों के अंतर्गत आया है, करना होगा कि उसका कार्य किसके अंतर्गत? अपवादों के अंतर्गत आ रहा है या किसी परंतु के अंतर्गत आ रहा है। तो उस दशा में इसे साबित करने का भार अभियुक्त के ऊपर होगा। और अगला कह रहा है कि विशेष ज्ञात तथ्य के बारे में सबूत का भार। यह व्यक्तिगत जानकारी का तथ्य है, इसको हम कहते हैं व्यक्तिगत जानकारी, जिसके बारे में किसी अन्य को जानकारी नहीं है। और यह धारा 104 का अपवाद है, इसको हम धारा 104 का अपवाद भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि धारा 104 कह रहा है कि जो सकारात्मक पहलू को लेकर चलेगा उसी पर उस तथ्य को साबित करने का भार होगा, अभियोजन पक्ष पे होगा, वादी पर होगा साबित करने का भार, क्योंकि वह न्यायालय से यह चाह रहा है, यह इच्छा कर रहा है, प्रत्याख्यात कर रहा है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि यह काम अभियुक्त ने या प्रतिवादी ने किया है, आपराधिक मामले या सिविल मामले में। यहां उसका अपोजिट है, यहां साबित करने का भार हमेशा प्रतिवादी पर होगा, अगर क्योंकि वह उसके व्यक्तिगत जानकारी में है, किसी के बारे में उसको और किसी की जानकारी नहीं है। अगर ए पर यह आरोप है कि उसने बिना टिकट यात्रा करने में वह पकड़ा गया, तो अब ए को ही साबित करना होगा कि हमने टिकट लिया था, क्योंकि न्यायालय क्या होगी? न्यायालय मान के चलेगी इसने टिकट नहीं लिया था। अभियोजन पक्ष को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रतिवादी को साबित करने की आवश्यकता है। यहाँ इसी सिद्धांत को हम रेस इप्सा लिक्विटर कहते हैं। घटना स्वयं बोलती है, यानी घटना स्वयं बोलती है, यानी यह भी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है कि घटना स्वयं बोलती है। रेस इप्सा लिक्विटर एविडेंस एक्ट के किस धारा के तहत है, किस धारा में यह सिद्धांत समाहित किया गया है? तो आप बताओगे कि बीएसए की धारा 109 में है और इससे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में धारा 106 में थी। तो ये रेक्स इप्सा लिक्विटर क्या है? घटना स्वयं बोलती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रतिवादी उपेक्षावान था। इस तथ्य को साबित करने का भार धारा 104 के तहत किसके ऊपर होता है? अभियोजन पक्ष के ऊपर होता है, वादी के ऊपर होता है। लेकिन रेस इप्सा लिक्विटर कहता है कि मैं उपेक्षावान नहीं हूं, इसको साबित करने का भार प्रतिवादी पर होगा, क्योंकि न्यायालय यह मान के चलेगा कि प्रतिवादी उपेक्षावान है। एक तरह के एक उपधारणा भी है कि प्रतिवादी के पक्ष में हमेशा उसके विपरीत
वादी के पक्ष में उपधारणा होती है और विरोध में प्रतिवादी की होती है। अब प्रतिवादी को उसका खंडन करना होगा। बस वादी ने बादला दिया कि प्रतिवादी उपेक्षावान था। अब प्रतिवादी को यह साबित करना होगा कि वह उपेक्षावान नहीं था। जैसे यहां टिकट की बात हो रही है, रेलवे ने वाद ला लिया कि यह बिना टिकट पकड़ा गया। अब उसके पास टिकट है कि नहीं है, यह साबित करने का भार प्रतिवादी के ऊपर होगा। वादी को सिर्फ वाद लाना है। उसी तरीके से अगर कोई मकान है जो नगर निगम का है और वो काफी जर्जर हो गया है, वह कभी भी गिर सकता है, काफी पुराना है और नगर निगम में उस पर ध्यान नहीं दिया और अचानक वह गिर जाता है, जिससे 2-3 लोगों की क्षति होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब कंपनसेशन के लिए वाद लाना पड़ता है। तो उस दशा में नगर निगम को यह साबित करना होगा कि मैं उपेक्षावान नहीं था, वह मकान जर्जर नहीं थी, इतना खराब भी नहीं था कि वह अचानक गिर जाए। इस तथ्य को साबित करना होगा, जबकि न्यायालय यह मान के चलेगा कि वह मकान जर्जर थी और वह इस प्रकार उसका ध्यान नहीं रखा गया। तो रेक्स इप्सा लिक्विटर में हमेशा जो सबूत का भार होता है और उसे प्रतिवादी के पक्ष पे होता है कि वह इसको साबित करे। तो वास्तव में जो सबूत का भार है वह धारा 104 से लेकर 109 तक में दिया गया है और धारा 110 से लेकर 120 में बीएसए के उपधारणा के संबंध में है और जिसके पक्ष में उपधारणा की जाएगी उसको नहीं साबित करना है, बल्कि जो उस उपधारणा को खंडन कर रहा है उसको साबित करना होगा, उस पक्षकार को साबित करना होगा कि यह उपधारणा सही नहीं है। कोर्ट जो उपधारणा का मतलब होता है मानकर चलना, कोर्ट मान के चलेगी, जिसके पक्ष में मान के चलेगी उसे नहीं साबित करना होता है, बल्कि उसके विरोधी पक्षकार को साबित करना होता है। तो यह इंडियन एविडेंस एक्ट का यह भाग काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार मेंस में भी आपसे पूछा जाता है कि सबूत का भार क्या होता है। तो सबूत के भार का तात्पर्य किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को साबित करने का भार, साबित करने का दायित्व, और यह जो है धारा 104 से लेकर 109 तक में दी गई है। और अगर वास्तव में देखा जाए तो यह पूरा चैप्टर 7 और अध्याय 4 के धारा 104 से लेकर 120 तक में बीएसए का दिया गया है। लेकिन हमें यही यही इस पे ही फोकस करना होता है कि धारा 104 से 109 में सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ किसको है। तो एक जो सकारात्मक पहलू को लेकर चले, इस पर वादी पर होता है सबूत का भार, और यह धारा 104 में बताया गया, इसे ओनस प्रोवेंडी कहा जाता है। और यह अभियोजन पक्ष पे होता है, यह सदैव फिक्स रहता है, यह बदलता नहीं है। और धारा 105 का जो सबूत का भार है वह कार्रवाइयों के दौरान चेंज होता रहता है। और इसका नियम क्या है? इसका नियम यह है कि अगर दोनों तरफ से साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया जाए तो वह व्यक्ति असफल हो जाएगा। तो जो व्यक्ति असफल होगा उसे ही उस तथ्य को साबित करने का भार होता है। तो यहां सब यह चेंज होता रहता है, यह हमेशा बदलता रहता है। और यह धारा 106 में बता रहा है कि विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार, विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार जो व्यक्ति यानी जो पक्षकार कह रहा न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय इस तथ्य पे विश्वास करे, इस विशिष्ट तथ्य पे विश्वास करे, तो उसे ही, उस पक्षकार को ही साबित करना होगा न्यायालय में कि न्यायालय इस तथ्य पर विश्वास करे, ये बताया। और धारा 107 में साक्ष्य को ग्राह्य बनाने वाले तथ्य, अगर हमें मृत्युकालिक कथन के आधार पर हमें साक्ष्य देना है तो हमें पहले यह साबित करना होगा उसी पक्षकार को कि इसकी मृत्यु हो गई है, इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और मृत्यु धारा 26 के सब क्लास 1 के अकॉर्डिंग हुई है, तभी वह मृत्युकालिक कथन के अंतर्गत ग्राह्य होगा। तो ये उसको साबित करना होगा। और उसके बाद ये कि यह तथ्य कि उसका कार्य अपवादों के अंतर्गत आ रहा है, यह हमेशा अभियुक्त के ऊपर होगा कि अभियुक्त यह साबित करे कि हमारा जो कार्य है वह अपवादों के अंतर्गत हमने किया है। और अपवाद जैसे आईपीसी में अपवाद दिए गए हैं या किसी प्रोविजो में अपवाद दिए गए हैं, तो उस दशा में उसे साबित करने का भार अभियुक्त के ऊपर होगा। और विशेषता ज्ञात तथ्य, तो विशेषता ज्ञात तथ्य को भी साबित करने का भार हमेशा प्रतिवादी पर होता है, विरोधी पक्षकार पर होता है, क्योंकि इस पर रेस इप्सा लिक्विटर का सिद्धांत लागू होता है और यह मान के चला जाता है कि उस तथ्य की जानकारी किस पर है, केवल प्रतिवादी के ऊपर है और प्रतिवादी को ही उसको साबित करना होता है। तो यह बर्डन ऑफ प्रूफ है जो अक्सर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। आप इसको देखें और इसको समझें कि यह क्या कहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।